आई होप आप सब ने लास्ट 3 क्लासेस का रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा। ओके, सो हम अभी तक चरक सूत्र 1 बाय विद्योतनी टीका के पेज नंबर 36 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन लेंगे हम वात और पित्त के गुणों का और उनके चिकित्सा सूत्र का, देन आगे फॉलोअप करेंगे। विल ट्राई कि आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। ओके, सो थोड़ा सा फास्ट रहेंगे हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 36 एंड श्लोक नंबर 59। रूक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशदा खरा विपरीत गुणे द्रव्य मारुता प्रशम्यति। ठीक है, तो इसमें वात के लक्षण बताए हैं, शीत, रूक्ष, लघु, सूक्ष्म, चल, अथ, विशद, खर। तो ये क्यों बताए हैं? जब भी हम किसी पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें हमें एनालाइज करनी रहती हैं। सबसे पहले अगर पेशेंट कोई कंप्लेंट बता रहा है तो हम उस कंप्लेंट को देखेंगे कि वो कौन से डिसीज़ के मतलब कौन से डिसीज़ में है, देन कौन से दोष का लक्षण है, दोष लक्षण में से भी फिर वो कौन सा उसका पर्टिकुलर गुण है जो कि विशेषित है। ठीक है, अगर शीतता ज़्यादा है या उष्णता ज़्यादा है तो उसके बेसिस पर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चिकित्सा करते हैं तो उसमें रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं, मतलब चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में 12th चैप्टर में और 20th चैप्टर में वात के गुण बताए गए हैं एंड फर्स्ट चैप्टर में कितने बताए हैं? 7 बताए हैं। 20th चैप्टर में 6 गुण बताए हैं वात के, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, 20th चैप्टर देन सुश्रुत निदान 1 में भी वात के गुण बताए हैं, जहाँ पे इससे जो है रजो बहुल बोला गया है। रजो बहुल मीन्स जो कि रज दोष जिसमें ज़्यादा है। ठीक है, जो मन के दोष हैं रज और तम, उसमें भी रज प्रधान है वात में। ठीक है, और ये भी हमने देखा था कि वात में जिस तरह गति होती है उसी तरह रज में गति होती है, बट सत्व और तम में गति नहीं होती, जैसे पित्त और कफ में गति नहीं होती। ठीक, देन इसमें हमें ये बताया था कि योग वाही भी बोला है। ठीक है, वात को, एंड चरक ने पूरी चरक संहिता में 3 चीज़ों को योग वाही बोला है, वायु, पिपली और मधु। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओके, देन पित्त। पित्त के क्या लक्षण है? सस्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रवम, अम्लम, सरम, कटु। विपरीत गुण पित्तम द्रव्य आशु प्रशाम्यति। तो क्या क्या गुण हमें देखने को मिलेंगे अगर पित्त विशेष हो रहा है? हमें पता लग रहा है कि ये पित्त प्रधान व्याधि है और उसमें पित्त के गुण हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा? उष्ण भी रह सकता है, तीक्ष्ण भी रह सकता है। ठीक है, द्रवता में जहाँ पे मिल रही है, जैसे रक्तपित्त है ना, वहाँ पे द्रवता में मिल रही है तो पित्त प्रधान है। तो पित्त का कौन सा गुण प्रधान है? द्रव। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपोजिट चिकित्सा क्या देनी है वो हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। देन विमर्श में फर्स्ट लाइन में पित्त का वर्ण जो है शुक्ल अरुण वर्ण बताया है। ठीक है, गंध कैसी बताई है? विस्र बताई है। और रस कैसा बताया? कटु अम्ल बताया है। सूत्र 20 में, ये हम सूत्र 20 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बता दिया वो ऊपर है, सूत्र 20 में जो बताया वो यहाँ पर बताया। देन लास्ट 3rd लाइन हम देखेंगे, सुश्रुत सूत्र 21 का रेफरेंस है। पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पीतम तथैव च उष्णम कटु रसम च ए विदग्धम च अम्लव एव च। सिर्फ सुश्रुति हैं जिन्होंने जो है प्राकृत और वैकृत पित्त और कफ का रस बताया है कि प्राकृत पित्त का रस क्या होगा? कटु रस होगा, और वैकृत या विदग्ध पित्त का रस अम्ल होगा। ठीक, तो इसका रेफरेंस पूछा जाता है, रेफरेंस याद कर लेंगे अच्छे से। देन हम बढ़ते हैं कफ में। कफ में क्या है? गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिलाः, श्लेष्मणा, प्रशमम यान्ति विपरीत गुणाः। तो कफ में कौन कौन से गुण मिलेंगे? गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल। 7 गुण मिल रहे हैं इसमें भी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो वात के भी 7 गुण बताए हैं, पित्त के भी 7 गुण बताए हैं और कफ के भी 7 गुण बताए हैं चरक सूत्र 1 में। बट जब हम आगे के चैप्टर देखते हैं जहाँ पे हमें जैसे चरक सूत्र 12 है वहाँ पे बताए गए हैं, चरक सूत्र 20 में बताए गए हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ पर्टिकुलर नंबर फॉलो नहीं किया गया, वहाँ पे ज़्यादा या कम बताए गए हैं। ओके, देन
हमें पता लग गया अगर शरीर में हमें भारीपन महसूस हो रहा है तो वो कफ के कारण हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कफ का कर्षण करना है, या तो हम क्षार से भी कर सकते हैं या फिर हम कुछ भी ऐसा लघु मतलब ऐसा द्रव्य देंगे जिससे कि लघुता आए शरीर में, तो वो जो ट्रीटमेंट होगा वो बेस्ट होगा। देन विमर्श। विमर्श में फर्स्ट लाइन में देखेंगे कफ का स्वरूप, शैत्य श्वेत्य शैत्य गौरव स्नेह माधुर्य पैछिल्यम मार्तस्यानि श्लेष्मणा आत्मरूपाणी, ये आत्मरूप यानी प्राकृत कफ के रूप बताए गए हैं, ठीक। चरक सूत्र 20 में। देन लास्ट लाइन सेकेंड में लास्ट में सुश्रुत ने क्या बताया है, सेकेंड लाइन में देखेंगे, थर्ड लाइन में मधुरा तु अविदग्धः स्यात् विदग्धो लवण स्मृता, ठीक है। अगर विदग्ध हो जाएगा कफ तो उसका रस हो जाएगा लवण, और प्राकृत रहेगा तो उसका रस कैसा होगा, मधुर। देन बीच में एक अष्टांग हृदय का रेफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 एट्थ लाइन में, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, तेन एशाम आश्रय आश्रयणाम मिथो यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धन शपणम औषधम, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या रहता है, आश्रय और आश्रय का संबंध रहता है, ठीक है। तो अगर नियम क्या है कि आश्रय के नाश से आश्रयी का भी नाश होता है, ठीक है। यानी कि अगर जो गुण हमारा बढ़ रहा है हम उसको कम कर देंगे, ठीक है। जो लक्षण हमें मिल रहा है उस लक्षण को हमने कम कर दिया है तो जिसका लक्षण है वो भी कम हो जाएगा। यानी अगर गुरु गुण हमें ज़्यादा मिल रहा है, गुरु गुण को हमने बैलेंस कर दिया है या उसका शपन कर दिया है गुरु गुण का, तो कफ का भी अल्टीमेटली शपन हो जाएगा और व्याधि में हमें रिलीफ मिलेगा। देन साध्य रोगों की चिकित्सा सूत्र, विपरीत गुणैर देश मात्रा काल उपादितः, ठीक है। अब सिर्फ गुण ही मैटर नहीं करता चिकित्सा करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, उसका गुण, ठीक है। तो विपरीत गुण होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हमें मिल रहा है फाइब्रॉइड है, गुरुता आ रही है बॉडी में, किसी को कफ ज़्यादा बन रहा है ना, बलगम की प्रॉब्लम हो रही है, फ्लैजम कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उसमें क्या हमें क्या करना है, विपरीत गुण वाले द्रव्य देने हैं, यानी कि ऐसे द्रव्य देंगे जो उसको कम कर सकें। देन विपरीत गुण देश। देश यहाँ पे हम देश से क्या लेते हैं, देश से हम भूमि देश और देह देश दोनों लेते हैं। भूमि देश यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट वाला है, जैसे कि जंगल प्रदेश हो गया, अनु प्रदेश हो गया, समतल प्रदेश हो गया, ऐसा, ठीक है। देन भूमि की तो वो हो गया। देन देह में क्या है कि हमारी प्रकृति कौन सी है, वातज है, पित्तज है, कफज है, वात पित्त है, वात कफ है, तो वो वाला हम एनालाइज करके देन उसके अगर हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देते हैं तो वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। देन मात्रा बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है, किसके ऊपर, वे के ऊपर, कि जो भी रोगी है वो कौन है, बच्चा है, बूढ़ा है, युवा अवस्था में है। देन अगर हमें पता लग गया कि युवा अवस्था में भी है तो उसका बल कैसा है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर आता है गुरु व्याधित और लघु व्याधित। गुरु व्याधित में क्या होता है कि पेशेंट का बल इतना अच्छा होता है कि वो ज़्यादा बड़ी बीमारी को भी बहुत कम में टॉलरेट करता है, मतलब उसे लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा उसको बीमारी हुई है। जैसे कैंसर भी हो रहा है तब भी उसको लगेगा नहीं कि वो उतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। बट कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ा लूज मोशन भी हो जाए तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि बस ही इज़ अबाउट टू डाई, वो हो गया लघु व्याधित, ठीक है। तो उसके वो जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि वो पेशेंट उस मेडिसिन को टॉलरेट करने लायक है भी या नहीं, ठीक है। और एक्चुअली उसका बल कैसा है, वो छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा करके बता रहा है या फिर एक्चुअली बीमारी इतनी बड़ी है। देन शरीर का हमने बता दिया। देन अग्नि के अकॉर्डिंग भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर मंद अग्नि है हम उसको हैवी डोज दे देंगे, रस वगैरह दे देंगे, वो एबल नहीं होगा डाइजेस्ट करने की, तो देन अपने आप ही एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि पहले ही मंद अग्नि है, वो उसको ही नहीं टॉलरेट कर पा रहा जो वो खा रहा है। देन हम उसमें रस औषधि और दे देते हैं। रस औषधि पहुँचाने के लिए हमारी जो एपेटाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं हो रही है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट सक्सेसफुल
नहीं होगा या कम सक्सेसफुल होगा। देन साथ में बहुत ज़रूरी है देखना, ठीक है। जैसे हम बात करें नीज पेन की, ठीक है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम। आई गेस अब प्रॉब्लम नहीं आएगी वीडियो पॉज होने की। हम बात करते थे निवृत्तौ च विशेषे च प्रत्यय खाद्यत्र, ठीक है। तो इसमें क्या है, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान के लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, वायु, आकाश और अग्नि। वायु, आकाश और अग्नि इसके विशेष ज्ञान के लिए। विशेष ज्ञान यानी कि हम उसे पहचान पा रहे हैं कि कौन सा रस है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वायु, आकाश और अग्नि पर। ओके। एंड निवृत्ति में यानी उसकी उत्पत्ति में, उसका द्रव्य और उसकी उत्पत्ति में जल और पृथ्वी महाभूत, बट उसके विशेष ज्ञान में वायु, आकाश और अग्नि, ये तीनों महाभूत प्रधान रहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो मार्क कर लीजिए। देन विमर्श की फर्स्ट लाइन में रस की निरुक्ति बताई है, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, ठीक है। यानी जीवा के द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया जाता है वह रस है। देन रस की उत्पत्ति में मुख्य रूप से जल और पृथ्वी कारण होते हैं, परंतु वायु, आकाश और अग्नि के प्रभाव से भिन्न भिन्न रसों की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। भिन्न भिन्न रसों की अभिव्यक्ति होना मतलब कि जैसे मधुर रस है, ठीक है, तो मधुर रस में क्या है, पांचों के पांचों महाभूत प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट सभी करेंगे, बट कुछ की क्वांटिटी जो है 1/4 में रहेगी, कुछ की क्वांटिटी 1/8 में रहेगी, कुछ की क्वांटिटी 1/2 में रहेगी, ठीक। तो जिसकी क्वांटिटी जैसी रहेगी, 1/16 है, 1/8 है, 1/4 है, उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो उस महाभूत से प्रधान रस हो जाएगा और उसी से उसका जो टेस्ट है वो वेरी करेगा, ठीक। देन रस की मुख्य योनि जल मानी जाती है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। रस की मुख्य योनि जल ही मानी जाती है। तो क्वेश्चन आता है, रस की योनि क्या है, जल। रस का द्रव्य क्या है, जल और पृथ्वी। रस की उत्पत्ति में कौन सा महाभूत है, जल और पृथ्वी। रस के विशेष ज्ञान में कौन से महाभूत हैं, वायु, आकाश और अग्नि, ठीक है। देन रस कितने होते हैं, यस, मेन डोमिनेंट रहेगा। देन रस के भेद, स्वादु, अम्लो, अथ, लवणः, कटुकः, तिक्त एव च, कषायश्च इति षट्को अयम रसानाम संग्रह मतः, ठीक है। तो यहाँ पे रस के भेद बताए हैं। एक बात नोट करने की है कि चरक ने यहाँ पे मधुर शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, स्वादु शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। स्वादु बोला गया है, ना कि मधुर। स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, ये 6 रस बताए हैं और इन 6 रस को षट्को अयम रसानाम संग्रह, इन्हीं को रस संग्रह बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है रस संग्रह कितने हैं, तो है 6, ठीक है। देन आगे जब हम पढ़ेंगे चरक सूत्र 13 में, तो वहाँ पे रस संयोग संग्रह बताया गया है, वो कितना है 63। तो रस संग्रह है 6, रस संयोग संग्रह है 63। या आप साथ में मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो जो चीज़ें सिमिलर रहती हैं अगर हम उनको साथ साथ बार बार पढ़ें तो वो उतने अच्छे से हमें रिमाइंड होती रहेंगी और हम वो फिर गलती नहीं करते दोबारा, है ना। देन हारित ने लवण रस नहीं माना है, ठीक है, और लवण रस को ना मान करके क्षार को रस माना है,
हारित ने लवण को रस नहीं माना है और क्षार को रस माना है हारित ने। ठीक, तो अभी एक चीज़ और नोट कर लीजिए, रस संग्रह 6 बताए, रस संयोग 57, रसों की संख्या 63, रस संयोग संग्रह 63। रेफरेंस चरक सूत्र 13। देन अब इसी पेज पे पेज नंबर 38 में विमर्श में लास्ट की 2 लाइनें, रसों का क्रमिक वर्णन उनके यथापूर्व बल अधिक्य उत्पादक होने के कारण किया गया है, ऐसा वृद्धवाग्भट का मत है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि उसको हम जब भी बोलते हैं तो मधुर अम्ल लवण ही क्यों बोलते हैं, पहले लवण बोल दो या अम्ल बोल दो या पहले कषाय बोल दो, तो वो जो बेसिक मोटिव है उनको सीक्वेंस में लाने का वो ये है कि वो यथापूर्व बल अधिक्य रहता है, यानी कषाय से ज़्यादा तिक्त रहेगा, बलवान तिक्त से ज़्यादा कटु बलवान है, कटु से ज़्यादा लवण बलवान है, लवण से ज़्यादा अम्ल और अम्ल से ज़्यादा मधुर रस बलवान है। देन रसों का कार्य, स्वादु अम्ल लवणा नाम वायु, कषाय स्वादु तिक्त का जयंती पित्तम, श्लेष्माणम कषाय कटु तिक्तकः। तो इसमें क्या है, स्वादु अम्ल और लवण ये 3 रस जो हैं वात को, कषाय स्वादु और तिक्त, पित्त को कषाय कटु और तिक्त, कफ को जय यानी शांत करते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम सीक्वेंस में याद कर चुके हैं रसों को, तो सीक्वेंस क्या है हमारा, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। मधुर अम्ल लवण जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो वात का शमन करेंगे, कटु तिक्त कषाय, ठीक है, जो लास्ट के 3 हैं वो कफ का शमन करेंगे। बट पित्त के लिए हम एक छोटा सा सीक्वेंस बना सकते हैं, कषाय स्वादु तिक्त KST। देन कटु अम्ल लवणः पित्तम, स्वादु अम्ल लवणः कफम, कटु कषाय कोप्यंती समीरणाम। ठीक है, तो अभी जो हमने सीक्वेंस याद किया है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवण अगर वात का शमन कर रहे हैं तो बाकी के जो 3 रस हैं कटु तिक्त कषाय वो क्या करेंगे, वात का कोपन करेंगे। ऐसे ही जो हमारे 3 रस हैं कटु तिक्त कषाय वो कफ का शमन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो बाकी 3 रस हैं मधुर अम्ल लवण वो कफ का वर्धन करेंगे। और पित्त के लिए कालवशात पित्त शांत नहीं होता, काल यानी KAL, कटु अम्ल और लवण, यानी ये तीनों पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। तो बाकी जो 3 रस रह गए वो पित्त का शमन करेंगे। विमर्श में फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट सेकेंड लाइन, सेकेंड श्लोक, षट द्रवम आश्रिता ते तु यथापूर्व बलावह। ठीक है, ये 6 रस होते हैं, ये द्रव्य में 6 के 6 आश्रित होते हैं और ये जो है यथापूर्व बलवान होते हैं, यानी उत्तरोत्तर इनका जो बल है वो कम होता जाता है। अष्टांग संग्रह सूत्र 1 का ये रेफरेंस है। देन इसमें जो एक ये टेबल दी गई है वो टेबल थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे, रस के महाभूतों के बारे में बता रखा है, ये MCQ में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके सामने हम साथ साथ नंबरिंग लिखते जाएंगे। नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 54 से। ठीक है, मधुर के आगे 54, देन अम्ल के आगे 53, लवण के आगे 43, कटु के आगे 23, देन तिक्त में 21 और कषाय में 25। अभी हमने किस चीज़ की नंबरिंग लिखी है, ये हमने महाभूतों की नंबरिंग लिखी है। जब भी हम महाभूत की बात करते हैं तो वो एक सीक्वेंस में होते हैं ABT JP, यानी आकाश, वायु,
तेज, जल और पृथ्वी। ठीक है, तो इसको हमने नंबर दे दिया। आकाश हो गया हमारा 1, ठीक है, और पृथ्वी हो गया हमारा 5। तो उसी के अकॉर्डिंग मधुर में हमारा क्या रस रहा, 54, यानी पृथ्वी और जल प्रधान रहा। अम्ल में 53, यानी पृथ्वी और अग्नि प्रधान। लवण में 43, यानी जल और अग्नि प्रधान। कटु में 23, वायु और अग्नि प्रधान। तिक्त में 21, वायु और आकाश प्रधान। कषाय में 25, वायु और पृथ्वी प्रधान। बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं है इन नंबर्स को याद करने में। हमने बिल्कुल ध्यान रखा है कि हम लास्ट से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो 5 4 5 3, ठीक है, 2 हमारे बन गए। देन 5 को हटा देंगे, 4 3, जो फर्स्ट और सेकंड का 4 3 है वो हो गया हमारा लवण रस। देन थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे हम, क्योंकि हम 5 भी यूज़ कर चुके, 3 भी यूज़ कर चुके, 4 भी यूज़ कर चुके। अब हम आएंगे 23 पे। कटु रस इज 23, 2 पीछे जाएंगे, देन 2 आगे आएंगे। 23 के बाद तिक्त रस इज 21 एंड कषाय रस इज 25। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि सुश्रुत ने जो है कंपोजिशन डिफरेंट मानी है, अम्ल और लवण रस की अपोजिट मानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दलहन की टीका में कहीं जगह लिखा हुआ है, बट जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो सुश्रुत संहिता ने बिल्कुल सेम माना है। ये महाभूतों का कॉन्टेक्स्ट चरक के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए चरक तो वो वही रहेगा जो भी हमने पढ़ा। पूछा जाए सुश्रुत तो भी वो सेम ही रहेगा। जहाँ पर अम्ल और लवण को उन्होंने अपोजिट में रखा है वो दलहन की टीका में रखा गया है। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा 4th पार्ट, द्रव्य वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ तक अभी किसी को क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। वी कैन टेक 2 minutes। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। आई गेस नो क्वेरी, एवरीवन इज गेटिंग इट राइट। और अगर कोई क्वेरी होती भी है देन यू कैन टेक्स्ट और आस्क इन ग्रुप और पर्सनल। ओके, देन वी आर स्टार्टिंग 4th पार्ट, द्रव्य वर्गीकरण। ठीक है, तो अभी शायद सिमी जी ने लास्ट टाइम पूछा था कि द्रव्य वर्गीकरण अगर पूछा जाए तो हम कितने द्रव्य मार्क करेंगे। ठीक है, तो अगर द्रव्य का वर्गीकरण किसी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा जाता है तो प्रभाव भेद से 3 ही मार्क किया जाता है। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृतौ मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। यानी किंचित दोष प्रशमन, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो दोष का शमन करते हैं। किंचित धातु प्रदूषणम, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो हमारी धातुओं को दूषित करते हैं। स्वस्थ वृतौ मतम किंचित, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। किंचित, ठीक है, त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, 3 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप ऊपर लिख लीजिए स्वस्थवित शब्द का प्रथम प्रयोग चरक सूत्र 1/68 रेफरेंस। ठीक है, स्वस्थवित टर्म जो यूज़ हुई है वो चरक में यूज़ हुई है सबसे पहले, और इसका रेफरेंस क्या है, चरक सूत्र 1/68। देन अगर हम बात करें वाग्भट की, तो वाग्भट ने भी प्रभाव भेद से 3 ही द्रव्य माने हैं, बट वहाँ पर जो नाम दिया है वो शमन, कोपन और स्वस्थ हितकारी नाम दिया है। दोष शामक, धातु प्रदूषक और स्वस्थ वृत्त के लिए जो द्रव्य हैं वो चरक का वर्गीकरण है। देन कमिंग टू पेज नंबर 41, श्लोक नंबर 69 की फर्स्ट लाइन वो है उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। तो उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार कितने हैं, 3। तत् पुनर्त्रिविधम ज्ञेयम जांगम औद्भिद पार्थिवम। उत्पत्ति भेद से यानी कि द्रव्य हमें मिल किस किस फॉर्म में रहा है।
ठीक है। तो 3 प्रकार से हमें मिलता है, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। ठीक है, जांगम जो हमने पढ़े 4 प्रकार के जांगम, देन औद्भिद जो कि हमारे व्हाट यू कॉल फॉर दैट, वृक्ष, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध थे। ठीक है, जांगम में हमने पढ़ा जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, और पार्थिव में जो हमें बाकी द्रव्य मिलते हैं वो उत्पत्ति भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि वो कौन कौन से द्रव्य हैं। जांगम द्रव्य चरक ने कितने बताए हैं, 19, श्लोक नंबर 69 एंड 70। चरक ने टोटल 19 द्रव्य बताए हैं जांगम, जो कि हम चिकित्सा में यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर ही अगर हम सुश्रुत संहिता देखते हैं तो सुश्रुत सूत्र 1 में 4 द्रव्य बताए हैं केवल, जो कि हम जांगम द्रव्य हम यूज़ कर सकते हैं चिकित्सा में। ठीक, तो इसमें सबसे फर्स्ट वर्ड है मधुनी। ठीक है, मधु जो है जांगम द्रव्य माना गया है। ठीक, और मधुनी से जो है वो मधुनी जो है वो बहुवचन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि जितने भी प्रकार के मधु बताए गए हैं, ब्राह्मण, शोद्र, पैतिक, है ना, तो पौतिक देन उद्यालक वगैरह, वो सारे तरह के जो मधु हैं सभी के सभी जांगम में आएंगे। ठीक, कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे मूत्र हो गया या रक्त हो गया, नख हो गया। ठीक, बस इतना पूछा जाता है एमसीक्यू में कि कौन से द्रव्य में आता है, तो वो आप कर लेंगे। गोरोचन भी जांगम द्रव्य में आता है। मेन इसकी काउंटिंग है कि 19 द्रव्य चरक ने माने हैं और सुश्रुत ने 4 द्रव्य माने हैं। देन पेज नंबर 42 में पार्थिव द्रव्य यहाँ पर बताएं, सुवर्ण, समला, पंचलोहा, ससिक्तका, सुधा, मनः, शिलाले, मणियो, लवणम, गैरिक, अंजने, भौमम, औषधम, उद्दिष्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मनः, शिलाले यहाँ पे क्या हो गया, द्विवचन हो गया, यानी कि दोनों प्रकार के शिला। तो यहाँ पे दोनों प्रकार में कौन कौन से हो गया, मनः, शिला और हड़ताल। तो क्वेश्चन आता है कि मनः, शिला और हड़ताल का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पर आया, वो चरक सूत्र 1 में आया है। ठीक, इसी तरह से कंपिलक का भी सर्वप्रथम वर्णन चरक सूत्र 1 में आया है, हम अभी आगे देखेंगे। और फेनाश्म, ये लिख लीजिए, फेनाश्म का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत संहिता में आया है। कमिंग बैक टू पार्थिव द्रव्य के सेवेंथ लाइन के एंड में देखेंगे वनस्पति के एग्जाम्पल्स। वनस्पति के एग्जाम्पल क्या हैं, गूलर, वट, पाकड़। ठीक है, एंड इसी विमर्श में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th लाइन में वानस्पत्य के एग्जाम्पल हैं आम, जामुन, महुआ। देन औषधि में उन्होंने 2 डिविजन किए हैं। एक तो वो जो यहाँ पर लिखा है औषध्या फलपाक आंतः। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो फल पक जाने पर नष्ट हो जाए वो भी औषधि हैं, और दूसरे वो जो स्वयं ही पक करके अंत हो जाएं, ठीक है, वो भी औषधि में काउंट होंगे। तो जो स्वयं ही पक करके नष्ट हो जाते हैं उनमें आता है दुर्वा, और जिनके फल पक करके फिर औषध, वो जो प्रॉपर प्लांट है वो नष्ट हो जाए, तो उसके एग्जाम्पल आते हैं गेहूँ, धान आदि। देन नेक्स्ट लाइन विरुद्ध का एग्जाम्पल है गुडुचि। तो ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये इजी है समझने के लिए भी, और अगर हम
कर लेते हैं तो हमें आगे जाके अगर हम द्रव्य गुण बाय चांस पढ़ें, किसी को द्रव्य गुण स्ट्रीम मिले, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा उन चीज़ों को समझना। देन औषधि द्रव्य के ग्राह्य अंग कितने बताए हैं यहाँ पे? 18, ठीक है। और शीर जो है वो औद्भिद द्रव्य में रखा है चरक ने, प्ररोह भी, ठीक। और वहीं पर ही भस्म और कंटक, ये भी औद्भिद द्रव्य में ग्राह्य अंग में माने गए हैं, और इन्हें ही औद्भिद गण भी कहा गया है। लास्ट लाइन हिंदी में जो अनुवाद है उसमें लास्ट लाइन, इन्हें औद्भिद गण कहते हैं। तो औद्भिद गण अगर पूछा जाएगा तो वी नो कि 18 द्रव्य जो कि ग्राह्य हैं उन्हीं को ही औद्भिद गण कहा जाता है। देन कमिंग टू मूलिनी, ठीक है। मूलिनी मीन्स जिनका हम ट्रीटमेंट में मूल प्रयोग कर रहे हैं, फलिनी जिनका हम फल प्रयोग करें। श्वेतनामा यानी श्वेत अपराजिता। प्रत्यक्ष श्रेणी, प्रत्यक्ष श्रेणी यानी दंती। देन 9th नंबर, ठीक है। और लास्ट में वात पित्त कफापह, वात पित्त और कफ तीनों को ही शांत करते हैं ये। देन श्लोक नंबर 90 पेज नंबर 44, 5 नमक बताए हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, चरक ने नमक 5 बताए हैं, सुश्रुत ने नमक 6 बताए हैं, वाग्भट ने नमक 7 बताए हैं। हम चरक के 5 कर लेते हैं। सैंधव, स्वार्चल, समुद्र, विड और औद्भिद। स बी अ। सैंधव, स्वार्चल, समुद्र, औद्भिद और विड, ये 5 नमक हो गए जो चरक ने बताए हैं। देन छठा क्या है जो सुश्रुत ने बताया? रोमक। और 7वां यानी रोमक वाग्भट ने भी माना है, बट एक एक्स्ट्रा है उनका, वो क्या है? कृष्ण। अब श्लोक नंबर 91, सारे के सारे नमक जो हैं दीपनीय तमानी यानी बहुत ही अच्छे वाले अग्निदीपक माने गए हैं। श्रेष्ठ अग्निदीपक है नमक, ठीक है। अब इसको हम किस किस काम में लेते हैं? आलेपनार्थ, आलेपन के लिए। स्नेह, स्वेद, अधोभाग, अधोभाग यानी विरेचन कर्म के लिए। ऊर्ध्वभाग यानी वमन कर्म के लिए। निरुहेशु, निरुवस्ती के लिए। अनुवासने, अनुवासन वस्ती के लिए। अभ्यंजन, भोजनार्थ। शीर्षस्थ विरेचना यानी शिरोविरेचन के लिए। शस्त्र कर्माणी, शस्त्र कर्म में भी नमक यूज होता है। नो वन कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। शस्त्र कर्माणी आता है ऑप्शन में और मैक्सिमम लोग इसको गलत करके आते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि नमक को हम शस्त्र कर्म में भी यूज कर सकते हैं। देन वर्ती के लिए, अंजन के लिए, उत्सादन के लिए, अजीर्ण के लिए, अनाह के लिए और गुल्म और उदरशूल के लिए।
बेस्ट ट्रीटमेंट है लवण, ठीक है। देन विल स्टार्ट विथ मूत्र। कोई क्वेरी? आवाज़ सही आ रही है? Type yes if I am audible to all of you. Okay. Then मूत्रों के नाम और संख्या। यहाँ पर अवि, श्लोक नंबर 95, अवि मूत्र, अजा मूत्र, गो मूत्र, माहिषम यानी माहिष मूत्र, हस्ती मूत्र, उष्ट मूत्र, हय मूत्र और खर मूत्र, ठीक। विमर्श में थर्ड लाइन, गो, बकरी, भेड़ और भैंस, गो, बकरी, भेड़ और भैंस इनकी स्त्री जाति का मूत्र लेना चाहिए, जबकि गधा, ऊंट, हाथी, मनुष्य और घोड़ा, ठीक है, इनका पुरुष जाति का मूत्र लेना चाहिए। ये किसका रेफरेंस है? भाव प्रकाश का रेफरेंस है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन में वो क्या बताते हैं, सभी स्त्री जाति का मूत्र लघु होता है और पुरुष जाति का मूत्र गुरु होता है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि किस में हमें स्त्री जाति का लेना है, किस में हमें पुरुष जाति का लेना है। और अगर अभाव है, मतलब स्त्री जाति का नहीं मिल रहा है, तो हम पुरुष जाति का मूत्र भी ले सकते हैं। सामान्य मूत्रों के गुण, उष्णम, तीक्ष्णम अथ अरुक्षम, कटुकम, लवणान्वितम। अरुक्ष, यहाँ पे उन्होंने स्नेही नहीं बोला है, अरुक्ष बोला है, मतलब उसमें ड्राइनेस नहीं होगी, बट ऐसा भी नहीं है कि उसमें हमें कुछ स्नेही मिलेगा। इट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल। मूत्रम उत्सादने युक्तम, युक्तम अलेपनेषु च, उत्सादन के लिए यूज होगा और अलेपन के लिए यूज होगा। युक्तम अस्थापने मूत्रम, युक्तम चपि विरेचनम, अस्थापन में भी यूज करेंगे मूत्र का और विरेचन में भी यूज करेंगे। देन थर्ड लाइन, उदरेषु अथ च अर्शसु गुल्म कुष्ठ किलासीषु, यानी उदर रोग में भी होगा, अर्श रोग में भी होगा, गुल्म में होगा, कुष्ठ में होगा, किलास में होगा। देन श्लोक नंबर 99 में सेकेंड लाइन, पांडु रोग उपशिष्टा नाम उत्तमम शर्म च उच्यते, यानी अगर किसी को एनीमिया है, पांडु रोग है, कोई एग्जाम्पल बता दो। किसका यूज़ कर रहे हैं हम स्नेहन स्वेदन में, आप थोड़ा स्पेसिफाई करो मुझे, किसके रिगार्डिंग आप पूछ रहे हो? मूत्र में प्रधान रस कटु और लवण अनुरस होता है, ठीक है, यानी अप्रधान रस होता है। ये चरक का रेफरेंस है। देन लास्ट सेकेंड लाइन में वाग्भट
पृथक पृथक गुण, इसके लिए मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है, ठीक है। वहाँ से आप उसे पढ़ लेंगे और सबके रेफरेंसेस याद रखेंगे। 8 प्रकार के दुग्ध जो हमने मूत्र लिए हैं, सेम एनिमल्स के ही दुग्ध भी हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊँटनी, हथनी, कैसे रहेगा कंसंट्रेशन। देन बल्ले और मनस्करम, काम करने में मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो उसमें दुग्ध दिया जाना चाहिए। जीवनीय है, श्रमहर है और श्वास कास को हरने वाला है, ठीक है। आजकल क्या होता है, जरा कोल्ड कफ हो रहा है, नहीं दूध नहीं देना है, बट जबकि ये श्वास और कास को हरने वाला है। हंति शोणित पित्तम च, हम छाल यूज कर रहे हैं, तो वो है पुतीक, कृष्णगंधा, तिलवक। विरेचने प्रयोक्तव्या पुतीकः तिलवकः तथा कृष्णगंधा परिसर्पे शोथेषु अशिषु च उच्यते। दद्रु विदृधि गंडेषु कुष्ठेषु अपि अल्जीषु च षट्वृक्षान् शोधन एतानि अपि विद्यात् विचक्षणः। विरेचन कर्मों के लिए पुतीक और तिलवक का प्रयोग करना चाहिए, और ये किसमें, विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विदृति, गलगंड, कुष्ठ, अलजी रोगों में शोधन के लिए कृष्णगंधा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो प्रयोग है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप मार्क कर लीजिएगा। विमर्श में लास्ट 3rd लाइन, गंगाधर और चक्रपाणी ने भी तिलवक का अर्थ लोध्र लिया है। चक्रपाणी ने पुतीक को कंठ की करंज माना है, ठीक है। तो चक्रपाणी के अकॉर्डिंग पुतीक क्या है, कंठ की करंज, और तिलवक से लोध्र। देन इफ वी हैव टाइम, कैन वी स्टार्ट विथ 5th पार्ट, औषधि और चिकित्सा। I guess it is about to finish.